कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ हमारे साथ चोट लग जाए, कुछ भी दर्द हो तो हम खुद उसका आसान रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, उसके पास जाने की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से बात करते हैं और फिजियोथेरेपी के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो हैं अपोलो में 6 महीने की इंटर्नशिप भी कर चुके हैं और उसके बाद आज इतने सालों से अपना क्लिनिक जो है वो जोधपुर में चला रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। सबसे पहले जोधपुर वासियों को नमस्कार मेरा। और मैं डॉक्टर अश्विनी देवल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं अपोलो के अंदर मैंने इंटर्न किया, उसके बाद मैं कुछ समय वहीं पर अहमदाबाद में मैंने काम किया। अब मैं जोधपुर के अंदर पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह मैं एक आर्मी के आशा जो एक स्कूल है, स्पेशल बच्चों की स्कूल, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और शाम को हमारा क्लिनिक है 5 बत्ती चौराहे पे सोल क्लिनिक, जहाँ पर शाम को मैं 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक अपनी सेवाएं देता हूँ। एक पहला सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है? फिजियोथेरेपी 3 अलग अलग वर्ड से जाना जाता है। कई जगह इसको फिजिकल थेरेपिस्ट कहते हैं, कई जगह इसको फिजिकल थेरेपी कहते हैं और कई जगह इसको काइनेसियोथेरेपी कहते हैं। वैसे फिजियोथेरेपी क्या करता है? फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जिसके अंदर किसी भी चोट को हम प्रिवेंट करते हैं, यानी रोकते हैं, उसको हील करते हैं और वापस उसको रिहैब करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस आती है, जिसके अंदर ऑर्थो की कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजी की है, कार्डियोवैस्कुलर है, बच्चों से जुड़ी है, पीडियाट्रिक्स है। इनफैक्ट आप भरोसा नहीं करेंगे, जो पेशेंट हार्ट का ऑपरेशन कराने आते बाद में भी उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर फिजियोथेरेपी की काफ़ी महत्वता है, जो आप अपने क्रिकेट मैच के दौरान देखते होंगे। जब फिजियो किसी चोट लगने के कारण दौड़ के सबसे पहले फर्स्ट जो रिएक्ट करने वाला होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। बिल्कुल। तो और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं या बीमारियां हैं जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है और लगता है लोगों को कि हमें फिजियो के पास ही जाना चाहिए? सबसे बेसिक से शुरू करूं तो कंधा दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, जितने भी तरह के अपनी मांसपेशी, जॉइंट और मसल से जुड़े हुए दर्द हैं, उनके अंदर फिजियोथेरेपी सबसे कारगर है। और अगर इसको मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह समझाऊं तो जैसे ऑर्थोपेडिक की कंडीशंस है, जो न्यूरो की कंडीशन है, न्यूरो के अंदर जैसे पार्किंसनिज्म है, किसी को लकवा हो गया है, या बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी है, किसी के अंदर पार्किंसन डिजीज है, मसल डिस्ट्रॉफी है, या फिर अगर मैं ऑर्थोपेडिक की कंडीशन बताऊं जिसके घुटनों में दर्द है, और ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में भी फिजियोथेरेपी की काफ़ी वैल्यू है। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि कई बार ऐसे डॉक्टर्स के पास ऐसे केसेस आते हैं जो चुनौतीपूर्ण रहते हैं, जो चैलेंजेस देते हैं। आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया और आपने उसको हैंडल कैसे किया फिर? मुझे याद है जब मैं इंटर्न में था तब मेरे पास में केस आया था। वो जब वॉक करके आए थे तो उनके चलने का तरीका बिल्कुल ही गलत था। मतलब उनके एक पैर जो है बिल्कुल बाहर की तरफ गिर रहा था। उनको हमने एटलीस्ट आप मान के चलिए 2 महीने तक फिजियोथेरेपी दी, बट कुछ एक सर्टेन इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था हम लोगों को, जो इम्प्रूवमेंट 2 महीने यानी 8 वीक्स के अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, मेरे सीनियर से बात करी और कुछ दूसरे नई टेक्नोलॉजी और नई टर्म्स हमने नई प्रैक्टिस हमने उसके अंदर यूज़ करके देखी। तो उसके अंदर मुझे बाद में काफ़ी रिजल्ट मिला। इनफैक्ट आप ये मान के चलिए वो पेशेंट पहले जो लंगड़ा के चल रहा था, बाद में वो बिल्कुल एक तरह से भागता हुआ गया है हमारे हॉस्पिटल से। आपको इतने सालों से अनुभव है, तो ऐसी कौन सी समस्याएं आपको लगती है कि जिनको लेकर सबसे पहले प्रेफर जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही होगा? हमारे पास में जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं शोल्डर पेन के, नेक पेन के, घुटनों के दर्द के और बैक पेन के। अब उसका कारण क्या है? आजकल का अपना रहन सहन ऐसा हो गया है, हर कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, हर कोई मोबाइल पे काम कर रहा है, हर कोई टीवी देख रहा है और कंटिन्यूस एक डेस्क पे बैठ के जॉब कर रहा है। लोग आजकल नीचे बैठते नहीं हैं। बिल्कुल आप देखिए पुराने टाइम में गांव के अंदर लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, आज वो बिल्कुल बंद हो गया। डाइनिंग टेबल ने जगह ले ली है हमारी आंगन की जगह। पहले हम जब वॉशरूम जाते थे तो हम इंडियन स्टाइल के वॉशरूम यूज़ करते थे, अब वो चेंज होके वेस्टर्न स्टाइल के, यानी कि जो घुटने की मुड़ने की क्षमता है, जो घुटने का मुड़ने का काम है, वो एक तरह से रुक ही गया है। बिल्कुल। एक नई तरीके की आजकल मैं बताता हूँ, आजकल टेक्स्ट थंब नाम की बीमारी हो गई है। कंटिन्यूस टाइपिंग करने के कारण यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है
और यहाँ पर स्वेलिंग आने लग जाती है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है और हर लाइफस्टाइल डिजीज का प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी से पॉसिबल है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे। बिल्कुल। मतलब जैसे आपने बताया कि जो पुरानी लाइफस्टाइल थी उसमें लोग ज़्यादा जो है एक्सरसाइज भी उनके साथ हो जाती थी, वेस्टर्न टॉयलेट अब आ गए हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा था, अब फिजिकल वर्क से ज़्यादा टेक्निकल वर्क ज़्यादा हो गया है। और पहले लोग हर काम, दूसरा खान पान का भी फ़र्क है, पहले सब कुछ शुद्ध मिलता था, आजकल मिल नहीं रहा है। तो जो पहले मसल के अंदर पावर और जो बॉडी के अंदर अपन को एनर्जी मिल रही थी अब वो नहीं मिलती है। तो ना तो मसल में उतना पावर होता है, ना मसल उतना काम कर पाती है। डॉक्टर साहब काफ़ी हमारे जोधपुर वाले या कोई भी हो उनको हर एक चीज़ में रिजल्ट सबसे जल्दी चाहिए होता है। तो जब अपन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ गए हैं तो इसका असर तुरंत देखने को मिल सकता है या हमको थोड़ा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए? कितना वेट हमको करना चाहिए कौन सी बीमारी के लिए? कौन सी, हर बीमारी के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है और अलग एक वेटिंग पीरियड या फिर आप मान सकते हैं एक रिहैब या फिर उसको सही होने का एक टोटल समय अलग है। अब मैं बात करता हूँ तो इनमें तो ठाठन खावड़ों पड़े। ऐसा है, अगर आप हर चीज़ में जल्दी करते हैं तो ना तो आपकी मसल के पास में उतना पावर होती है, ना आपकी मसल में उतनी स्ट्रेंथ होती है कि उन एक्सरसाइज को हैंडल कर पाए। तो हर चीज़ धीरे 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 होती है, इसमें टाइम लगता है। फिजियोथेरेपी के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं ताकि बोरिंग सेशन नहीं हो, वरना आप कंटिन्यूस 4 हफ्ते आते हैं, 6 हफ्ते आते हैं तो एक बोरियत सी होने लग जाती है कि रोज रोज कहीं जान उठे कसरत इस तो करनी है। तो हम कुछ ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं, कुछ इंटरेक्टिव गेम्स रखते हैं, जैसे एक्सरसाइज भी हो जाए और पेशेंट हमारे साथ में बोरियत फील ना करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो घर से क्लिनिक तक नहीं आ पाते क्योंकि इतना दर्द उनको रहता है, उम्र का पड़ाव ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कोई घरेलू व्यायाम है जो वो घर पे बैठ के भी कर सके और ताकि उनको मांसपेशियों में खिंचाव जो दिख रहा हो, जो शरीर में दर्द दिख रहा हो, दर्द है, उसका असर थोड़ा कम हो? ऐसी काफ़ी सारी होम एक्सरसाइजेज है, बट जैसे कि आप डॉक्टर से बिना पूछे दवा नहीं लेते हैं और ना लेनी चाहिए, वैसे ही एक फिजियोथेरेपिस्ट से बिना पूछे आप एक्सरसाइज नहीं करें। क्योंकि जैसे एक दवा का बिना डॉक्टर से पूछे साइड इफेक्ट या रिएक्शन हो सकता है, वैसे ही एक फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा जो एक्सरसाइज नहीं बताई गई है या फिर जो एक्सरसाइज करने का तरीका है, अगर वो गलत हो जाए तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। दूसरा, जो पेशेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते उनको हम होम विजिट की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज ऐसी है, जैसे सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज जो घर में बिल्कुल कम चल सकते हैं या फिर जिनको घर के अंदर पलंग से उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो पलंग के साइड में रहें, किसी सपोर्ट के साथ में उठें, जो कुछ चल सकते हैं। वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कुछ योगा की बेसिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और फिर ही अपनी एक्सरसाइज प्लान उनसे लें। बिल्कुल, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सर जो हैं होम विजिट भी देते हैं और होम विजिट करवाने के लिए फिर से जो नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप फोन लगा के इनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से होम विजिट भी ले सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक ये भी सवाल करना चाहूंगा कि आज कोई जो है आज हर कोई जो है वो खेल में ज़्यादा जाना पसंद करता है, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो। तो ये खिलाड़ियों के लिए कितना मददगार साबित होता है, चोटों से बचाने के लिए कितना जो है वो पॉजिटिवली रहता है हमारे लिए? खिलाड़ियों के लिए फिजियोथेरेपी इज मस्ट। अगर खिलाड़ी को लंबा खेलना है या फिर खिलाड़ी खेलने के लिए सीरियस है तो वो खिलाड़ी ज़रूर फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खिलाड़ी चाहता नहीं है कि चोट लगे। बिल्कुल। तो उस चोट को रोकने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट उसको एक्सरसाइजेस प्रेस्क्राइब करता है। फिर अगर खिलाड़ी को चोट लग जाए तो फिर उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में बेसिक ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हर गेम के साथ में जुड़ी हुई है। जैसे क्रिकेट की मैं बात करूं तो क्रिकेट में आज की तारीख में आपने देखा, आप सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, तो उनके टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे जो बॉलर्स हैं उनको एंकल स्प्रेन की प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर्स की प्रॉब्लम रहती है। तो हर बास्केटबॉल के अंदर शोल्डर की इश्यूज रहती है। फुटबॉल के अंदर बात करें तो एंकल स्प्रेन और सबसे ज़्यादा जो नी की इंजरीज होती है वो फुटबॉल के अंदर होती है। तो हर गेम के अपने चैलेंजेस हैं, इसलिए हर खिलाड़ी को फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि वो उसके हर पड़ाव में काम आता है, इंजरी को रोकने से
इंजरी को बचाने से, इंजरी को ठीक करने से और वापस उसको उस गेम के अंदर उसी 100% एफिशिएंसी से खिलवाने के लिए उसकी मदद करता है। डॉक्टर साहब, ये आपने थोड़ी देर पहले पीठ दर्द, गर्दन दर्द की बात की, तो कौन सी सावधानियां हैं जो उन पेशेंट को रखनी चाहिए? कौन सी एक्सरसाइज है जो पेशेंट जो है समय समय पर वो करता रहे तो उसको थोड़ा फील जो है अच्छा हो? जैसे कि मैं बेसिकली अपन गर्दन दर्द से शुरू करते हैं। गर्दन दर्द के अंदर सबसे पहले एक ध्यान रखिए, आप जो भी हेलमेट खरीदते हैं वो हेलमेट ISI मार्क का और लाइट वेट का। लाइट वेट के चक्कर में ISI मार्क से कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लेना, क्योंकि अपनी बॉडी के हर बोन्स का एक पर्टिकुलर वेट लेने की क्षमता होती है। अगर आप उस पर वेट बढ़ाते हैं तो फिर आपके गर्दन के डिस्क बल्ज होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना, सर्वाइकल होना, ये सब आम बात है। दूसरा, फ़ोन का यूज़ कम से कम करें, मतलब जितनी ज़रूरत। तो ये बड़ी मैं अजीब बात कर रहा हूँ, आप सोचेंगे फ़ोन का यूज़ नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। तो फ़ोन का यूज़ करें पर थोड़ा पोस्चर सीधा रखें, कंटिन्यूस टेबल पे बैठे ना रहें। बैठते हैं तो कुछ देर बाद में उठिए, बॉडी में स्ट्रेचिंग करिए और फिर वापस बैठ जाइए। सेम जिनके कमर में दर्द है, कंटिन्यूस बैठे नहीं रहिए, थोड़ी देर उठिए, स्ट्रेचिंग करिए, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करिए, पानी पिए और फिर बैठिए। कोई भी काम कंटिन्यूस मत करिए, ना खड़े रहिए ना बैठे रहिए। जो भी काम में है ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आपने ये सारी सावधानियां बताई, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को हर एक के बारे में गलतफहमी होती है। तो क्या लगता है आपको कि फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में लोगों को क्या गलतफहमियां हैं जो दूर होनी चाहिए? सबसे बड़ी फिजियोथेरेपी में जो लोगों को गलतफहमी है कि फिजियोथेरेपिस्ट एक मसाज वाले होते हैं। तो फिजियोथेरेपी मसाज नहीं है। फिजियोथेरेपी का एक छोटा सा पार्ट है, वो मसाज है। वो मसाज भी थेरेप्यूटिक मसाज है, उसके अंदर वो जो अपन स्पा में जाते हैं वो मसाज नहीं है। दूसरा कंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप डायरेक्ट कंसल्ट नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर भेजेगा तभी हम जाएंगे। तीसरा, फिजियोथेरेपी लोगों को लगता है कि कोई जादू की छड़ी जैसा है, हम जाएंगे, छड़ी घुमाएंगे और 2 दिन में पेशेंट तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो ये 3 सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं जो लोगों के अंदर है, और मैं चाहता हूँ ये जितनी जल्दी दूर हो उतना ही जल्दी लोगों का दर्द दूर होगा। अच्छा, सर ऐसा भी है कि हर एक फील्ड में, चाहे अपन फ़ोन भी लें तो उसमें नया अपडेट आना ज़रूरी है। तो लोग ये भी चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी में क्या नए ट्रेंड्स आ गए, क्या नया अपडेट हो गया, उसके बारे में बताएं आप। फिजियोथेरेपी में काफ़ी अपडेट्स आए हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले आजकल लेज़र्स आ गई हैं। तो लो इंटेंसिटी लेज़र्स भी हैं, हाई इंटेंसिटी लेज़र्स भी है, क्लास 4 फोटोन लेज़र्स भी हैं। वो लेज़र हमारे पास हमारे क्लिनिक में भी है और ऑल ओवर राजस्थान कुछ ही लोगों के पास में और जोधपुर में हमारे पास में अवेलेबल। दूसरा, आजकल रोबोटिक्स आ गया है हर चीज़ के अंदर, तो रिहैब के अंदर रोबोटिक्स भी इंक्लूडेड है। तीसरा, आजकल हाइड्रोथेरेपी आई है जिसके अंदर पानी के अंदर डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती है, क्योंकि पानी के अंदर जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें जॉइंट पे प्रेशर कम पड़ता है, प्लस आपको 3D स्ट्रक्चर मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, उसी के साथ में पानी से आपको डिहाइड्रेशन भी जो आप अदर एक्सरसाइज करते हैं उससे नहीं होता है। और अगर अपन इसकी बात करें तो जैसे टेपिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पर टेपिंग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जनरली, जो मैं सब लोगों का एग्जांपल देता हूँ, आपने डेल स्टेन को सब जानते होंगे। तो डेल स्टेन अपने यहाँ पर कई बार टेप लगा के आता है। तो टेपिंग एक तरह से जो बॉडी के अंदर मसल्स का लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है उसको चेंज करती है, प्लस मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो टेपिंग है। कपिंग आजकल यूज़ करते हैं। कपिंग पुराना मेथड है, आज से कई हज़ार साल पहले भी कपिंग का यूज़ होता है। हमारे वेदों में भी कपिंग का अलग तरह से जो है लिखा हुआ है। तो मसल रिलैक्सेशन के लिए कपिंग भी यूज़ होती है। ड्राई नीडलिंग यूज़ करते हैं हम लोग। हमारे पास एडवांस अल्ट्रासाउंड भी है। तो काफ़ी नई चीज़ें आ गई है फिजियोथेरेपी के अंदर, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके अंदर से जोधपुर वासियों को हम लोग एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। अच्छा, मैं आखिरी सवालों की तरफ बढ़ने से पहले जनता को उस मशीन के बारे में आपके द्वारा बताना चाहूँगा कि जो आपने बताया था क्लास 4 फोटोन लेज़र, क्या आप जनता को दिखा सकते हैं कि वो काम कैसे करती है? बिल्कुल, हम आपको अभी दिखाते हैं हमारे क्लिनिक में ये क्लास 4 फोटोन लेज़र वो काम कैसे करती है और उससे क्या क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो ये है वो मशीन जिसका नाम है क्लास 4 फोटोन लेज़र। मतलब कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर साहब देंगे। सर, आप बताएं कैसे काम करती है, कौन से दर्द से छुटकारा दिलाती है? ये क्लास 4 फोटोन लेज़र है जो राजस्थान में कुछ ही मशीन्स है और जोधपुर में हमारे पास में है।
अब दर्द से छुटकारे की बात बताएं तो इसके अंदर अपन जैसे कि आपको बता सकते हैं शोल्डर पेन है, कोहनी का पेन है, एडी का पेन है, कमर का दर्द है, जो भी मांसपेशियों से जुड़ा दर्द है वो इसे अपन ठीक कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर सूजन का भी इलाज होता है, दर्द निवारक भी है, और जो पैरों के अंदर नीचे बैठे कंटिन्यूस रहने से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको एडिमा और सूजन कहते हैं, वो उसका इलाज भी अपन इस मशीन से कर सकते हैं। कितने दिनों तक इस मशीन का जो उपयोग जो है पेशेंट के ऊपर किया जाता है, कितना दिन इसमें लगते हैं, कैसे काम करती है? ये मशीन से बेसिकली लेजर के रूप में फोटोन्स निकलते हैं जो डीप टिश्यू के अंदर जाके उसका ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ने से वहाँ की हीलिंग जल्दी हो जाती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। उस चीज़ से इससे जो है, अगर आपका एक ट्रीटमेंट का टाइम अगर 1 हफ्ता लग रहा है तो इसके 2 सेशन से आपका 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट पूरा हो सकता है, यानी कि आपकी हीलिंग को फास्ट कर देती है। दूसरा, इस मशीन की खासियत है कि साइड इफेक्ट ना मात्र है, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी का सबसे बेनिफिट ये है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में जुड़े हुए हैं और उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन अगर वीडियो देख के अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको कह दूं इस चीज को फॉलो मत करिए, आपका दर्द बढ़ सकता है। मतलब ये वो मशीन है जो कम समय में आपके जो ज्यादा रिजल्ट देती है। बिल्कुल। डॉक्टर सर, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि आजकल जो लोग हैं ज़्यादातर कुर्सी पे बैठते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, गर्दन नीचे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक दर्द महसूस होता है जो थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाता है। तो उनको क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है? क्यों ये दर्द महसूस होता है जो थोड़ी देर बाद वापस गायब हो जाता है? उसके बारे में बताएं आप। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारी गर्दन जो है ना वो सीधी रखने के लिए, ठीक है, बट आजकल हम कैसे बैठते हैं, हमारी गर्दन ऐसे हो जाती है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। लड़कियों के कानों में वो टॉप आते हैं ना, आपको कैसे पता चलेगा आपकी गर्दन सही है कि नहीं है? आप अगर टॉप पहनेंगे ना, दोनों बराबर रहेंगे, बट आजकल की कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक साइड से हम लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक साइड की मांसपेशी टाइट हो जाती है, एक साइड की मसल जो होती है वो स्ट्रेच होकर कंटिन्यूस वीक हो जाती है, तो हमारे गर्दन का पोस्चर ऐसा हो जाता है। या फिर हम लोग आगे झुके हुए रहते हैं, हम लैपटॉप चलाते हैं, तभी भी हमारा पोस्चर ये रहता है। इससे हमारा जो बैक है, अपर बैक, वो राउंड हो जाता है, हमारी गर्दन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो उसमें जो पीछे बैक की मसल्स है वो वीक हो जाती है, आगे की मसल्स टाइट हो जाती है। धीरे धीरे जो मसल्स टाइट होती है वो अपनी लेंथ को छोटा कर लेती है, तो जो पीछे मसल्स हमारी दूसरी वो कंटिन्यूस वीक हो जाती है। अब इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टॉवल लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। आप सभी अपनी टेबल के ऊपर या फिर अपनी चेयर के ऊपर टॉवल रख सकते हैं। इस टॉवल को आपको अपनी गर्दन के पीछे रखना है, ऐसे फोल्ड करके, ठीक है। और फिर आपको टॉवल को यहाँ से पकड़ना है और जो अपनी यहाँ पर चिन है उसको अंदर टक करना है। जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ और चिन को अंदर टक कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आदित्य जी से एक चीज पूछता हूँ। आदित्य जी, आप ऐसे सीधे बैठिए, बिल्कुल, इधर देखिए और उधर देखिए। एक तरफ आप ज्यादा देख पाएंगे, एक तरफ कम देख पाएंगे। एक बार करके देखिए। अब दूसरी तरफ देखिए, तो आप किस तरफ कम देख पा रहे हैं? इस तरफ कम देख पा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करिए। आप हाँ, गर्दन के पीछे लगाइए ऐसे। हाँ, अब अपनी इसको आगे खींचना है और ऊपर देखना है और अपनी ठोडी को अंदर दबाना है। अंदर दबाइए, टाइट रख के दबाना है। फिर आगे निकालिए, अंदर दबाइए और सामने देखिए। गर्दन को नहीं मोड़ना है। अच्छा, सिर्फ चिन को। चिन टक इन करनी है। अंदर, बस ऐसे। 1, वापस अंदर, 2, बाहर, चिन बाहर, और 3। अब आप कितने मिनट तक ये करनी 5 चाहिए? रिपीटेशंस करिए। अब एक बार वापस करके देखिए आप, क्या आपकी रेंज बढ़ी है? थोड़ा फर्क लगता है। हाँ, पर वो है कि इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। 3 रिपीटेशंस पे रेंज बढ़ी है, और जब भी रेंज बढ़ेगी तो पेन चला जाएगा। जब रेंज रिस्ट्रिक्टेड रहेगी तो पेन रहेगा, जैसे ही रेंज बढ़ेगी तो पेन चला जाएगा। ये बेसिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। और दूसरा, आप खड़े होके कंटिन्यूस बैठ के आप इस हाथ को पीछे ले जाके ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
मतलब ये जो एक्सरसाइज है आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक की लाइफस्टाइल है जो लैपटॉप चलाना या फिर फ़ोन ज़्यादा चलाना, जैसा मतलब टाइपिंग जो ज़्यादा करते हैं उनके लिए, मतलब जो लैपटॉप चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, उनके लिए कारगर साबित हो सकती है ये। बिल्कुल कारगर साबित हो सकता अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उम्रदराज लोग हैं उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट कितनी लाभदायक है, वो इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? है। उम्र दराज लोगों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज के साथ में मसल्स वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, और दूसरे हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस है वो भी कम हो जाते हैं। तो जो इसके लिए स्पेशली जो फिजियोथेरेपी हम लोग जेरेट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के बाद में मसल्स का वीक होना, उसको वापस स्ट्रेंथन करना। दूसरा न्यूरो के केसेस काफ़ी आते हैं जिसके अंदर बेल्स पाल्सी होना, एक साइड में अपनी मसल्स वीक हो जाना, हेमीपैरेसिस होना, हेमीप्लेजिया होना। तो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन नहीं है तो उनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और जो एक ओल्ड एज का पेशेंट है वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इंटरैक्टिवली कर सकता है, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए तो फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, ये मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। और अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो सर के द्वारा होम विजिट की सुविधा भी है। अच्छा सर, मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको बताएं कि वो कैसे शारीरिक स्थिति, शारीरिक जो है क्षमता और सेहत जो है वो कैसे मजबूत बना के रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। हमको बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तला फला नहीं खाना चाहिए, मैं भी बताता हूँ तला फला नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। कोई ये नहीं बताया वॉकिंग करनी चाहिए, कोई ये नहीं बताएगा साइकिलिंग करनी चाहिए आपको, कोई ये नहीं बताएगा स्विमिंग करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए वो बताएगा, हम लोग बताते हैं क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करिए, चाहे जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, जिमिंग ज्वाइन करिए। जिम में भी जाते समय ध्यान रखिए एक अच्छा जिम जहाँ पर सर्टिफाइड ट्रेनर हो वहीं पर जाइए, वरना जिम की भी काफ़ी सारे हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं जो बिना ट्रेनर के और बिना किसी गाइडेंस के एक्सरसाइज करते हैं और फिर उनका मसल टीयर, टेंडन टीयर हो जाता है और हमारे पास में आते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करिए, प्रोटीन बढ़ाइए, अपनी डाइट को जितना हो सके नेचुरल रखिए। और एक छोटी सी टिप मेरी आप लोगों के लिए, जिन भी लोगों को हार्ट की इशू है यानी हाइपरलिपिडीमिया है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है, वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करें। और जो भी लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं वो लोग खाना खाने के बाद में ज़रूर वॉक करें। इससे आपको अपने जो भी इश्यूज़ है उसके अंदर काफ़ी आराम मिलेगा। जो पेशेंट हाइपरटेंशन वाले हैं वो सुबह बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज बाहर हवा के अंदर करेंगे तो उनसे उनका एक हद तक हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। और जो नीज़ वाले पेशेंट है जिनके नीज़ में इशू है वो भी घर पे बेसिक स्टैटिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस करें तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बढ़िया मारवाड़ी में कहा करो खाओन दौड़ता रहो, बस कंटिन्यूस बैठे एक जगह काम करेंगे तो इश्यूज होना बॉडी में शुरू ही होंगे। डॉक्टर साहब से हमने बात की, अश्विनी देवल इनका नाम है, हमने इनके बारे में बताया और फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी से जुड़े सवाल क्या है, लोगों में भ्रम क्या है, ये सारे सवालों के जवाब हमने डॉक्टर साहब से जाने। सर आप बताएं कि आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, जो पेशेंट भी होंगे कुछ, उनको क्या इस आखिर में जो मैसेज है आपकी तरफ से रहेगा? मैं बिल्कुल आपसे दो बातें इम्पोर्टेंटली कहना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है, आप जितना जल्दी उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, घुटने में दर्द हुआ 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता इंसान सहन करता है, तेल लगा लेता है, मालिश कर लेता है, सेक कर लेता है, 1 हफ्ते बाद भी आराम नहीं होता, तो आप फर्स्टली सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करिए, भले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, किसी ना किसी से कंसल्ट करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज कब होते हैं, जब पेशेंट लेट चीज़ों पे रिएक्ट करता है। दर्द हो रहा है 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद में जब उसकी चलने की स्थिति खत्म हो जाती है, तब वो चल नहीं पाता है, तब वो डॉक्टर को दिखाता है। तो जो भी इशू, जो भी दर्द वगैरह हैं, आपको जितना जल्दी आप हम लोगों से मिलेंगे उतना जल्दी आपके दर्द के अंदर आराम मिलेगा। दूसरा, आप डॉक्टर्स के पास में आते हैं तो दूसरा अपना पुराना प्रिस्क्रिप्शंस, MRI, एक्सरे वो सब लेके आएँ और जो भी बात है वो बिल्कुल खुल के बताएं। क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम लोग बेसिकली तीनों चीज़ों पे काम करते हैं। फिजिकली भी करते हैं, पेशेंट के इमोशनली अटैचमेंट के साथ में भी करते हैं कि पेशेंट इमोशनली क्या फील कर रहा है। समटाइम्स इमोशनली पेशेंट बहुत वीक होता है और उसी कारण
वो चीज़ों को कर नहीं पाता है, तो हम पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, दर्द तो खैर दूर करते ही हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप कंसल्ट करने से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। अपॉइंटमेंट बुक करके ही हमारे पास में आइए, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास में अपॉइंटमेंट फुल हो जाते हैं और पेशेंट बाहर से आते हैं, तो उनको आने जाने की असुविधा होती है। मेरा प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। हमारा क्लिनिक का टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। उससे पहले आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर आप हमारे पास में आइए। और प्लीज़ जितने भी पेशेंट्स अपनी पुरानी MRI रिपोर्ट या जो भी MRI एक्सरे पहले जिन डॉक्टर को दिखाया है, जो भी एक्सरसाइज कराइए, पुराने सारी पर्चे लेके हमारे पास में आए, तभी हम अच्छी तरह से आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं और आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं।